हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि पिछले क्लास में अपने किए थे करेंट रेशियो, जिसको अपने बोलते थे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, भी उसके कंसेप्ट के बारे में समझा। और जिसके अंदर दो रेशियो होते थे, करेंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। उसका न्यूमेरिकल्स भी हम अपने किए। अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9 क्वेश्चंस था जो पीडीएफ में था, जिसको पिछले क्लास में अपने पिछले वीडियो में अपने सारे किए अपने साथ साथ। ठीक है, आज अपने करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, इसको अपने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी बोल सकते हैं, ज़्यादा अपने लॉन्ग टर्म बोलते नहीं है, इसको हम लोग सिर्फ सॉल्वेंसी रेशियो ही बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या? सॉल्वेंसी रेशियो बताता क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो ये बताता है कि कोई बिजनेस पैसा देने का पोजीशन में है कि नहीं है, मतलब क्या वो बिजनेस सॉल्वेंट है कि नहीं है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपको मालूम है इंसॉल्वेंट मतलब देने का कैपेसिटी में नहीं होना, सॉल्वेंट मतलब देने का कैपेसिटी में होना, मतलब उसका एसेट्स जो है लायबिलिटीज से ज्यादा है। तो ये जो रेशियोज है सॉल्वेंसी रेशियोज, इसके अंदर 4 रेशियोज कवर अप करेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से। और इस चारों रेशियो में अपने यही सीखने वाले हैं किसी न किसी तरीके से कि बिजनेस इज इन अ पोजीशन टू पे हिज डेब्ट्स और नॉट। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहला रेशियो जो है वो अपने देखने वाले हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है उसका फॉर्मूला जो है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, जैसे कि अपने ये सॉल्वेंसी रेशियो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको अपने बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज भी। तो इसीलिए जो डेब्ट्स है ना, इस डेब्ट्स में अपने कैसे टाइप के डेब्ट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं, अपने लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स फंड। सो व्हाट डज दिस रेशियो मीन टू से? ये रेशियो आपको ये बताता है कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है, उस बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ है उस कितना पोर्शन डेब्ट का लगा हुआ है, कितना पोर्शन शेयर होल्डर्स का लगा हुआ है, मालिक का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, मतलब कितने आपने उधार में लेके रखे हुए और कितने आपने खुद का पैसा लगा के रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे को एक बिजनेस चलाना है तो मैंने 5 लाख रुपीज खुद का लगा लिया और मैंने 10 लाख रुपीज बैंक से भी ले लिया, तो टोटल कितना हो गया? 15 लाख। सो इसमें क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स में कितना हो गया? 10 लाख, और शेयर होल्डर्स फंड मतलब मालिक का पैसा, मतलब मेरा पैसा कितना हुआ? 5 लाख। मतलब रेशियो कितना आ गया? 2:1। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर जो डेप्ट के बारे में बात करें, वो सारे डेप्ट्स जो है वो क्या है? लॉन्ग टर्म डेप्ट्स के लिए, मतलब 1 साल के बाद पे करने वाला, बैंक लोन, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, ये सारे यदि आप कोई लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फॉर मोर देन 1 year एंड ऑल, सो ऑल दोस लोन्स कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड मतलब जैसे कि मालिक का पैसा, मालिक का पैसा मतलब शेयर कैपिटल, मतलब जो मालिक ने खुद पैसा दे के रखा हुआ है, और जो कमा के रखा हुआ है, मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लस भी, मतलब जो भी कमाया हुआ पैसा होता है किसी न किसी तरीके से वो मालिक का ही होता है, लेकिन वो मालिक तक पहुंच नहीं पाया या रादर बिजनेस के अंदर ही री इन्वेस्ट कर दिया गया, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को जोड़ देते हैं, तब जाके मेरा आता है शेयर होल्डर्स फंड, मालिक का पैसा। अब चलते हैं इसका आइडियल रेशियो। सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो होता है क्या, और होता भी है तो कैसा होता है? ऑब्वियसली रेशियो निकाल रहे हैं तो एनालिसिस करने के लिए अपने पास कुछ आइडियल रेशियोज होने चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए। अपना क्लास 12 के सिलेबस में इसको डेब्ट इक्विटी रेशियो का जो आइडियल रेशियो, इसको 2:1 माना जाता है। 2:1 क्यों माना जाता है? ये बोला जाता है यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में लिया था, तो मैंने 5 लाख रुपीज खुद का लगाया और मैंने लोन लिया कितना का? 10 लाख रुपीस का लोन लिया, तो टोटल में फंडिंग कितना हो गया? 15 लाख। तो यदि किसी का बिजनेस ना, यदि अच्छा बिजनेस है, ग्रो कर रहा है, और यदि किसी को ग्रो करना है और ज़्यादा, तो वो इसको क्या करना पड़ेगा? लोन्स लेना पड़ता है। ओके, इफ इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि वो बिजनेस अच्छा करने वाला है, तो इससे क्या होता है? एक लेवरेज मिलता है, एक पुश मिलता है बिजनेस को। तो बिजनेस क्या करता है? वो बोरोड फंड से भी और खुद का पैसा मिला के और ज़्यादा कमाता है, और बड़ा बिजनेस होता है और बड़ा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, इसीलिए अपने डेब्ट इक्विटी रेशियो को 2:1 मानते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे कि आपने बोले थे देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। किसी किसी बिजनेस के लिए 1:1 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन क्लास 12 के हिसाब से अपने पास यदि आंसर 2:1 के आसपास आता है तो अपने लिखेंगे वेरी गुड पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन, वेरी गुड सॉल्वेंसी पोजीशन। यदि ऊपर या नीचे आता है अपने बोलेंगे खराब है। लेकिन ये ना रियल लाइफ में यदि आप देखो तो बिजनेस टू बिजनेस भी वैरी करता है। फॉर एग्जांपल, आप एक रियल इस्टेट बिजनेस लो। रियल इस्टेट बिजनेस का काम क्या होता है? बिल्डिंग्स बनाना, बिल्डिंग्स बना के उसके बाद बेचना। ठीक है, तो वो लोग को वो बिल्डिंग्स बना के बेचने में बहुत टाइम लगते हैं, 5 साल 6 साल लगते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोन्स लेते हैं, लोन्स लेने के बाद उसके बाद बेचते हैं। ठीक है, और खुद का पैसा कम ही लगाया हुआ रहता है।
तो इस केस में आपको क्या दिखेगा, लॉन्ग टर्म डेट्स बहुत ज़्यादा दिखेगा और शेयर होल्डर्स फंड कंपैरेटिवली कम दिखता है। तो क्या हो जाता है यहाँ पर कि जो रियल इस्टेट बिजनेस है उस केस में तो डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है 2:1, 3:1, 4:1 से भी ज़्यादा जाता है। तो ये होता है रियल लाइफ सिचुएशन, यदि कोई बिजनेस टू बिजनेस देखे तो। क्लास 12 में अपने को ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, अपने को इतना समझना है कि यदि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 के आसपास आता है इट इज़ अ वेरी गुड, इफ नहीं आता है तो इट इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर अपने आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यदि कोई प्रावधान बना के रखा हुआ है जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए अपने बना के रखते हैं, बाद में कोई एम्प्लॉय छोड़ेगा तो उसको कुछ पैसा देंगे, तो वैसे टाइप के प्रोविजंस को भी अपने लॉन्ग टर्म में ही मानते हैं। डिबेंचर्स, मोर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड में जैसे कि मैंने बताया शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों ही आता है। शेयर कैपिटल में सर क्या इक्विटी सिर्फ आता है? यहाँ पर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही आते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों ही यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सारा रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व सारे आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना डेप्ट इक्विटी रेशियो के बारे में। अब चलते हैं अपने टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में क्या होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, मतलब ऊपर न्यूमरेटर में क्या होने वाला है टोटल एसेट्स टू मतलब डिवाइडेड बाय डेप्ट। कैसा डेप्ट? लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। ठीक है, तो ये रेशियो आपको क्या बताता है? टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो ये बताता है कि मेरी जितनी भी एसेट्स है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में मेरे डेट्स कितने, मतलब यहाँ पर डेट्स को कंपेयर किया जाता है किसके साथ? एसेट्स के साथ, टोटल एसेट्स के साथ। पहले वाले केस में डेप्ट इक्विटी रेशियो में क्या किसके साथ कंपैरिजन हो रहा था? शेयर होल्डर्स फंड के साथ हो रहा था। तो इसका मतलब टोटल एसेट्स बाय डेप्ट। ठीक है, तो टोटल एसेट्स सपोज यहाँ पर 2 लाख है, सॉरी टोटल एसेट्स 2 लाख है और डेट्स जो है आपका 1 लाख है, तो इसका मतलब रेशियो कितना देगा? 2:1। यदि आपका टोटल एसेट्स 10 लाख है, डेट्स आपका 5 लाख है, सॉरी 1 लाख है, तो कितना जाता है? 10:1। तो जितना ज्यादा होता है ना ये लॉन्ग टर्म टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, उतना ही अच्छा पोजीशन, उतना ही अच्छा सॉल्वेंसी पोजीशन एक बिजनेस का होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे अपने को समझ में आता है कि बिजनेस के पास में यदि बिजनेस लिक्विडेट हो जाए, मतलब बेचना पड़ जाए, यदि बिक जाए, वाइंड अप हो जाए, ठीक है, उस केस में बिजनेस के पास एसेट्स बहुत सारे डेट्स के कंपैरिजन में, तो जो डेट्स होते हैं वो सिक्योर रह सकते हैं क्योंकि उसके पास डेट्स के कंपैरिजन में 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग इजीली पे कर सकते हैं। तो इसमें अपने को क्या समझ में आता है? आइडियल रेशियो क्या होगा? हायर द बेटर। ठीक है, रहा बात टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? अब वो जो बैलेंस शीट दिया था ना मैंने फर्स्ट क्लास में, उसका विजुअलाइज कर सकते हैं। उसमें क्या है? नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट्स को टोटल एसेट बोलते हैं। यदि नॉन करेंट एसेट नहीं दिया, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ दे दी है, ठीक है, वो सबको लेके नॉन करेंट एसेट बनता है, उसके साथ करेंट एसेट्स को ऐड कर देते हैं, टोटल क्या हो जाता है आपका? करेंट एसेट को ऐड करने के बाद टोटल एसेट्स हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब क्या हो जाता है? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर ये देखा जाता है ना, मालिक का पैसा, एक बिजनेस में मालिक का पैसा कितना लगा हुआ, कितना पोर्शन ऑफ मनी जो है वो एसेट्स का कितना पोर्शन ऑफ मनी जो है वो मालिक का पैसा है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख का टोटल एसेट्स है, उस 10 लाख का टोटल एसेट्स में 8 लाख रुपीस मालिक ने खुद अपना पैसा लगा के रखा हुआ है। ठीक है, और 2 लाख रुपया लोन लेके रखा हुआ है। ठीक है, सो इसमें क्या समझ में आता है? जो मालिकाना हक है उस बिजनेस का वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो मालिकाना हक ज़्यादा होने के कारण क्या होता है? उस बिजनेस का सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा है, काफ़ी कम उधार लेके रखे हुए, बिजनेस लिक्विडेट होने के केस में भी कोई दिक्कत वाली केस नहीं होगी। ओके, डेप्ट सिक्योर हो सकते हैं। यदि हम एकदम हायर प्रोप्राइटरी रेशियो के साथ बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए, बैंक जी मेरे को लोन दे दो, और बैंक मेरा प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करता है, प्रोप्राइटरी रेशियो कितना आता है? मान लो 90%, तो 90% का मतलब क्या हो गया? यदि मेरा टोटल एसेट 100 है तो प्रोप्राइटर्स का जो पैसा है, मालिक का जो पैसा है, जो शेयर होल्डर्स फंड जो है वो कितना है? 90 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो इज हायर। इसका मतलब बैंक वाला बोलेगा खुशी खुशी ये लो, आप पैसा लेके चले जाओ। ठीक है, दो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कंसिडरिंग दिस रेशियो, वो लोग बोलेगा खुशी खुशी आप लोन लेके चले जाओ। ठीक है, क्योंकि आपके बिजनेस में तो ज़्यादा आपने लोन लिए ही नहीं है, आपका तो ज़्यादातर खुद का ही पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो, मतलब ये रेशियो क्या बताता है? उस बिजनेस में मालिकाना हक कितना है। ओके, मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है।
ठीक है, इसको भी अपने बोलेंगे हायर द बेटर। जितना ज़्यादा रहता है उतना मालिक का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग साउंड करेगा डेब्ट इक्विटी और प्रॉपर्टी रेशियो का आइडियल रेशियो में, बट ठीक है, एग्जाम वाइज अपने ऐसे लिख सकते हैं। बिकॉज डेब्ट इक्विटी रेशियो भी ना, फॉर एग्जांपल मेरा यदि बिजनेस हो तो हमको बेसिकली हम नॉट अ पर्सन जो कि लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करना अच्छा लगता है। तो मेरे केस में क्या हो जाता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एकदम ही कम हो जाएंगे और शेयर होल्डर्स फंड ही मेरा सारा रहेगा। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो मेरे केस में कितना हो जाएगा, मान लो 1-2 रुपया या थोड़ा 50-60 रुपया ही थोड़ा सा मैंने लोन लिया हो। ओके, तो मेरे केस में तो डेब्ट इक्विटी रेशियो जितना कम है उतना बढ़िया होता है। बट एज पर द सिलेबस डेब्ट इक्विटी रेशियो को 2:1 मानेंगे और प्रोप्राइटरी रेशियो को हायर द बेटर मानते हैं। ठीक है, हायर द बेटर मतलब कितना मेजोरिटी पोर्शन ऑफ द टोटल एसेट जो है उसका जो पैसा है शेयर होल्डर्स फंड से है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट समझते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, ये भी सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर ही आता है, क्योंकि यदि कोई बैंक आपको लोन देना चाहता है वो सिर्फ ये चेक नहीं करेगा कि आप 5 साल 6 साल के बाद आप लोन रिपे करने के कैपेसिटी में रहते हैं कि नहीं रहते, वो ये भी चेक करने का ट्राई करेगा कि आप रेगुलर बेसिस में क्या इंटरेस्ट पे कर पाओगे। ठीक है, ये भी एक मेजर कंसर्न रह जाता है किसका, बैंक वालों का। तो बैंक ना ये चेक करने का कोशिश करता है कि आप रेगुलर बेसिस में, ईयरली बेसिस में जो अर्निंग्स है आपका कितना है, और आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है ईयर का, और ये लोन देने के बाद आपका कितना इंटरेस्ट पेमेंट होता है। और आप ये देखने का कोशिश करता है उसके बाद कि सपोज मेरा इंटरेस्ट आ रहा है सपोज 20 रुपया और मेरा अर्निंग्स आ रहा है सपोज 80 रुपीज़। ठीक है, मतलब हम 4 गुना ज़्यादा कमा रहे हैं, मेरा इंटरेस्ट पेमेंट के कंपैरिजन में हम मेरा अर्निंग्स कितने हैं, 4 गुना ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे यदि अर्निंग्स हो भी जाए तो मेरे बिजनेस को कोई दिक्कत नहीं होगी, रादर पे करने के लिए इंटरेस्ट, और बैंक वाले भी सिक्योर हो सकते हैं कि ये बिजनेस तो मेरे को अच्छा से पैसा पे कर देगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज ये बताता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट को कवर करने के लिए तुम्हारा कितने अर्निंग्स है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो अर्निंग्स है अपने कैसे कैलकुलेट, कौन सा वाला अर्निंग्स लेने वाले हैं, इंटरेस्ट और टैक्स का पे करने से पहले जो भी पैसा होता है उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पे करने के बाद का नहीं देखते, इंटरेस्ट पे करने से पहले। तो बस तो ये अपने कौन सा वाला चेक करने वाले, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विच इज नोन एज EBIT भी अपने शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, कोई कोई PBIT भी बोलता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज मतलब जो ऐसे लोन जिसके ऊपर अपने को फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है, जैसे डिबेंचर्स, बोरिंग, जो भी लॉन्ग टर्म डेट्स में होते हैं। ठीक है, उसके अंदर जो भी जितना भी मेरा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है उसको अपने यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो उसके कंपैरिजन में मेरा अर्निंग्स कितना है वो देखते हैं। तो अपने कितने रेशियो किए सॉल्वेंसी में, 4 रेशियो किए। ऑलमोस्ट सारे रेशियो का नाम में ही रेशियो का फॉर्मूला भी है। पहला डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। आइडियल रेशियो क्या है, 2:1। दूसरा रेशियो क्या है, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। इसमें क्या हो जाता है, हायर इज द बेटर। प्रोप्राइटरी रेशियो में अपने क्या किए, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, इसको अपने ज़्यादातर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो ये 0.9 ऐसे करके फॉर्म में आता है, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है ना टोटल एसेट के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टोटल एसेट। तो ये क्या होता है, 0. समथिंग आता है, सपोज 0.9, 0.8। सो इसको अपने क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट कि इसको हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में लिखता है। वैसे आप परसेंटेज के फॉर्म में ना भी लिखो, 0.9 भी लिख दो तो टीचर को राइट देना ही पड़ेगा, बट इट इज़ एक्सेप्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि वो लोग परसेंटेज फॉर्म में लिखे, अच्छा लगता है देखने में। ओके, लाइक इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन। फिर चौथा आंसर क्या किया, चौथा क्वेश्चन कौन सा किया हम लोगों ने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अर्निंग्स के मुकाबले में मेरा इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, सॉरी, इंटरेस्ट के मुकाबले में मेरा अर्निंग्स कितना है और वो कितना कवर अप कर पाता है। ठीक, तो ये रहा अपना 4 सॉल्वेंसी रेशियोज। अब इस रेशियोज का अपने क्या करने वाले हैं, सम्स करने वाले हैं। सॉल्वेंसी रेशियो से ज़्यादातर देखा जाता है काफ़ी इजी से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला नहीं है। तो आप लोगों को कुछ भी चिंता करने का दरकार नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, और अभी आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चंस कर भी सकते हो। तो 3 या 4 क्वेश्चन है मेरे PDF में, मैंने सेलेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन, उस यदि 3 या 4 क्वेश्चन को करते हैं, आई बिलीव आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी अच्छे से ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं अपने पहला न्यूमेरिकल सॉल्वेंसी रेशियो का, जो कि अपना है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9 तक जो था अपना था करेंट रेशियो के ऊपर, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के ऊपर, जिसको अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज अपने करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो का पहला क्वेश्चन।
ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो वो है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। चलो कितनी अच्छी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में अपना तीनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए अपने को, डिबेंचर्स, कुछ आइटम्स दिए हुए, अकॉर्डिंगली कोई आइटम में भी एसेट्स होंगे, कोई आइटम लॉन्ग टर्म डेट्स होंगे, कुछ शेयर होल्डर्स फंड होंगे, अकॉर्डिंगली अपने को देखना है यहाँ पर। तो एक बार देख भी लेते हैं क्या कैसे कैसे आइटम्स होता है। 15% डिबेंचर्स हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेट्स, लोन फ्रॉम एसबीआई हो गया लॉन्ग टर्म डेट्स, ट्रेड पेएबल्स ये हो गया आपका करेंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ पर इनफैक्ट इसका कोई काम नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है, एक आइटम है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये भी आपका क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ही आने वाला चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, देखो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस जब हम बोलते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फिगर दे दिया, मतलब ये 16 लाख के अंदर ये 4 लाख तो ऑलरेडी है। ठीक है, यदि सिर्फ रिजर्व्स बोला होता, सरप्लस नहीं बोला होता, तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। लेकिन सिंस सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस भी वर्ड यूज किया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को हम लोग वापस से वहां पर ऐड बैक नहीं करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड नहीं करेंगे। गुडविल ये हो गया आपका नॉन करेंट इंटेंजिबल एसेट्स। बाकी के अदर नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है, ये भी नॉन करेंट एसेट्स है, और करेंट एसेट्स का फिगर भी दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला चीज क्या करना है अपने को, डेब्ट इक्विटी रेशियो ढूंढना है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए अपने को जैसे कि मालूम है, सबसे पहला चीज जो क्या है, जो करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स के आइटम को ऊपर लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड के आइटम्स को नीचे लिखेंगे। तो सिक्वेंस में देखते जाते हैं। 5% डिबेंचर्स, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 5% डिबेंचर्स। ये क्या होता है, मेरा लॉन्ग टर्म डेट्स होता है। ठीक है, उसके बाद लोन फ्रॉम एसबीआई, ठीक है, इसको भी लिख देते हैं, लोन फ्रॉम एसबीआई। और आपका है ट्रेड पेबल्स, इक्विटी शेयर, रिजर्व सरप्लस, ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, गुडविल, अदर नॉन करेंट एसेट्स, इसमें से कुछ भी नहीं है, बस इतने ही लॉन्ग टर्म डेट्स है मेरे। और शेयर होल्डर्स फंड में क्या है मेरा, शेयर होल्डर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, सो सिंस यहाँ पर सरप्लस भी टर्म यूज किया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो अपने यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस को जोड़ने वाले नहीं है। वी विल नॉट टेक, यहाँ पर अपने लिख देते हैं, we will not take PL balance as surplus is mentioned, as surplus is mentioned। ठीक है, तो एकदम ध्यान देने वाला ये ना, काफी काम आते हैं यहाँ पर। तो ये टर्म के साथ अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, वो लोग एक दो आइटम अपने को देंगे कंफ्यूज करने के लिए, बट वी नीड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद दिस थिंग। ठीक है, सरप्लस मतलब उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर अपने को नेक्स्ट चीज क्या करना है, लोन का अमाउंट कितना है, 15 लाख रुपीज, 15 लाख, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। और एसबीआई का लोन कितना है, 10 लाख। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। तो टोटल कितना हो गया मेरा, हो गया आपका 25 लाख रुपीज, 25 लाख। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कितने कितने आ रहे हैं, 28 लाख प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं, 16 लाख। ठीक है, देयरफॉर डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना हो गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो हो गया आपका, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है, रुपीज 25 लाख, और ये शेयर होल्डर्स फंड कितने आ जाते हैं, 44 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 25 लाख डिवाइडेड 44,
lakh is equals to 0.57 is to 1 आ गया, 0.57 is to 1। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर, पहला आंसर। ठीक, तो ऐसे करके अपने को क्या करना है, टोटल प्रोप्राइटरी रेशियो को भी ढूंढना है और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो को भी ढूंढना है। तो इसको अपने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में क्या अपने को क्या निकालना है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, फॉर्मूला में ही नाम आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में ही। तो टोटल एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर अपने को दिया हुआ था गुडविल था, और गौर करना गुडविल को छोड़ के बाकी के नॉन करेंट एसेट्स लिखे हुए थे, अदर नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स बोल देता तो अपने गुडविल को ऐड नहीं लेते, अपने मानते नॉन करेंट एसेट के अंदर गुडविल भी है, बट यहाँ पर अलग से गुडविल था, फिर अदर नॉन करेंट एसेट्स बोला हुआ था क्वेश्चन में, तो इसको भी हम लोग लेंगे प्लस करेंट एसेट्स। तो ये मिल जाता अपना, बन जाता है टोटल एसेट्स। ठीक है, तो 6 लाख प्लस 46 लाख प्लस 28 लाख बन गया 80 लाख। तो टोटल एसेट्स और डेब्ट अपने पहले निकाल के रखे हुए थे, पहले ही यहाँ पर देख लीजिए 25 lakhs। ठीक है, तो अपने को फिर से निकालने का दरकार नहीं है क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन का पार्ट है। तो यहाँ पर आ गया 80 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, दैट इज 3.2:1। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो, फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। सर शेयर होल्डर्स फंड भी निकला हुआ है अपना 44 लाख, और टोटल एसेट्स भी अपने इसके पहले वाले पार्ट में निकाल चुके हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स इंटू 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, प्रोप्राइटरी रेशियो 55% आ गया। तो काफ़ी इजी था क्वेश्चन। ओके, इस सेगमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं उतना डिफिकल्ट नहीं होते, बस आपको याद रखना है कि क्या चीज़ आपका लॉन्ग टर्म डेट से, क्या चीज़ आपका शेयर होल्डर्स फंड है, ये सब चीज़ में। ठीक है, तो इसके बाद आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करेंट एसेट। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में करंट एसेट ढूंढने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी या लिक्विडिटी रेशियो का क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं पहले पूरा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, करंट एसेट ढूंढना है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें दिया क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स का बैलेंस और प्रोप्राइटरी रेशियो। मतलब एक रेशियो दिया हुआ है, प्रोप्राइटरी रेशियो। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर अपने को रेशियो नहीं ढूंढना है, already a ratio is given and with the help of that ratio you are supposed to calculate a certain item। ठीक है सर, वो भी कर लेंगे, कोई नहीं। मे बी एक रेशियो दिया हुआ है, उसमें कुछ फिगर मिसिंग होगा, उसमें से अपने ढूंढ लेंगे उस मिसिंग फिगर को। ठीक है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई टफ वाली बात नहीं है, बस अपना प्रोसेस जो है उसको फॉलो करते जाना है। तो इसमें देखते हैं जो गिवन दिया हुआ है वो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या दिया हुआ है, 0.75:1। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपने को मालूम है प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स 0.75/1। और इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या था, इक्विटी शेयर कैपिटल, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। सरप्लस टर्म यहाँ पर नहीं था, इसलिए अपने प्रॉफिट एंड लॉस को भी लेंगे। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस फिगर क्वेश्चन में, इसका मतलब इसको माइनस करना है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट का मतलब क्या है, फिक्स्ड एसेट दिया हुआ था, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर उसका फिगर, सारा चीज का उसका फिगर लिखते हैं। पीएल का जो फिगर था उसको मैंने क्या कैसे लिखा, ब्रैकेट में लिखा। मतलब क्यों, क्योंकि ये पीएल का जो फिगर है वो है एक नेगेटिव फिगर है। ठीक है, इसको माइनस करना है। तो ये तीनों को ऐड करके जब हम इसको माइनस करेंगे, मेरा आएगा 36 लाख। और फिक्स्ड एसेट्स अपने को मालूम है, लेकिन करंट एसेट मेरे को नहीं मालूम। इनफैक्ट इसी को ही ढूंढना है। ठीक है, और अपने को मालूम है इक्विवेशन दिया हुआ है, एक करंट एसेट नहीं मालूम है अपने को, और राइट हैंड साइड में भी अपने को रेशियो मालूम है, अपने इसको ढूंढ पाएंगे। तो इसको जब हमने सॉल्व किए तो 36 लाख और 30 लाख इंटू 0.75 22 लाख 50,000 प्लस 0.75 टाइम्स द करेंट एसेट। ठीक है, इसको सॉल्व करते समय करंट एसेट आ गया अपना 18 लाख। सो काफ़ी इजी था, उतना कोई टफ नहीं था, लेकिन झट से एक क्वेश्चन आ जाता जहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, कुछ आइटम ढूंढना है, तो आपको मे भी दिक्कत हो सकती थी, बोल के मैंने ये क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। सो अब कर रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट लायबिलिटीज, एसेट, टेंजिबल, लोन एट द रेट 10%, 12% डिबेंचर, ये सब दिए हुए हैं। ठीक है, और कुछ और डाटा दिया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाज 96,000, ये 2 जीरो एक्स्ट्रा हो गया। रेट ऑफ इनकम टैक्स वाज 50%। कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, करेंट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में दे दिए। ठीक है, एंड मेक अ नेसेसरी कमेंट्स। तो अपने उसके बारे में तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैसे क्वेश्चन आने में क्या करना होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो ढूंढना था।
जिसका फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या से दो आइटम्स थे यहाँ पर, लोन एट द रेट 10% वाले था, ऑब्वियसली एक लंबे समय के लिए लोन है इसलिए एट द रेट 10% दे के रखा हुआ है, एंड 12% डिबेंचर्स था। ठीक है, ये दोनों का आइटम ऐड करके 6 लाख आया। शेयर होल्डर्स फंड जो था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस 2,50,000 आया। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो मेरा कितना हो गया, 6 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000। काफ़ी इजी वाला नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पार्ट नंबर 2। उसमें क्या ढूंढने के लिए बोला अपने को, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यस, शेयर होल्डर्स फंड बाय टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर्स फंड अपने पिछला वाला क्वेश्चन में ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, दैट वाज 2,50,000। और टोटल एसेट्स कैसे होगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट दिया हुआ है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, टोटल एसेट्स। तो एक बार मेरा जब दोनों टोटल एसेट्स आ गया तब तो हो ही गया, मेरा शेयर होल्डर्स फंड भी मालूम चल गया और टोटल एसेट्स भी मालूम चल गया। तो मेरा क्या बन जाएगा, प्रोप्राइटरी रेशियो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 12,50,000 जो कि 20%। ये भी एक बेसिक सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक्चुअली दो ऑब्जेक्टिव था कि जरूरी नहीं है एक ही टाइप का कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन से क्वेश्चन दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर था सॉल्वेंसी रेशियो, तो देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है आपका लिक्विडिटी रेशियो से। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर करंट रेशियो ढूंढना था, करंट एसेट भी दिया हुआ है और करंट लाइबिलिटीज़ भी दिया हुआ है अपने को। तो करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ दोनों ही दिए हुए थे, अपने आराम से ढूंढ लिए। ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पर स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत होता है, ओके क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में अपने को बैक कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। और इसी क्वेश्चन को एक ऑब्जेक्टिव था जिसके कारण मैंने ये बेसिक 1 2 3 पार्ट जो था वो किया अपने, और ये 4 पार्ट को मेन समझिए। तो यही एक नया चीज़ था इस क्वेश्चन के लिए, बाकी प्रैक्टिस के लिए था। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को ढूंढना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का सबसे पहला चीज़ अपने क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको अपने बोलते हैं EBIT डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर ना फिक्स इंटरेस्ट चार्ज मतलब क्या है, जो भी मेरा लॉन्ग टर्म डेट्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे हो रहा है। एक लोन था 10% वाला, तो 10% ऑफ 4 लाख, और एक और लोन था 12% वाला, तो 12% ऑफ 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना हो जा रहा है, 40,000 प्लस 24,000 64,000। ये मेरा 64,000 ईयरली फिक्स्ड इंटरेस्ट का चार्ज है, मतलब मेरे को देना ही देना है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं चार्ज। तो मेरा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज कितना आ गया, 64,000। अब मेरे को न्यूमरेटर चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेकिन अच्छा, यदि एग्जाम में दे दे, यदि क्वेश्चन में दे दे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वेरी गुड। यदि ना दे, आफ्टर दे दे, तो अपने को क्या करना है, बैक कैलकुलेशन करना है। कैसे करना है, 2-3 तरीका है। मैंने एक स्टैंडर्ड तरीका यूज़ किया हुआ है, मैं भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको समझ में एक बार में आ जाएगा। ठीक है, तो अपने देखते क्या है। तो यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स नहीं दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, 96,000। तो अपने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को क्या मान लेते हैं, एक्स, लेस इंटरेस्ट 64,000 जो ऑलरेडी निकला हुआ है। फिर इसका मतलब अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट मतलब माइनस करने के बाद, बट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले कितना है, x माइनस 64,000। इसके ऊपर टैक्स रेट है कितना, 50%। तो 50% ऑफ x 50% ऑफ 64,000, तो इसको माइनस करेंगे। तो 50% ऑफ x 0.5x, 50% ऑफ 64,000 दैट इज 32,000। x माइनस 0.5x 0.5x, x माइनस माइनस ये प्लस हो गया था, और माइनस 64,000 प्लस 32,000 माइनस 32,000। तो ये आया अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ पर अपने लिख भी सकते हैं अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यह आया, जो कि दिया हुआ है 96,000। क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 96,000 गिवन है। इसका मतलब ये एक इक्वेशन बन गया 0.5x इक्वल्स टू 1,28,000, ये इधर ऐड हो गया तो, और x इक्वल्स टू 2,56,000। ठीक है, तो एक बार अब मेरा ये आ गया x मतलब क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब मेरे को मिल गया न्यूमरेटर, मेरे को मिल गया डिनोमिनेटर। अब करेंगे अपने
फार्मूला में पुट और अपना आ जाएगा आंसर। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2,56,000 डिवाइडेड बाई 64,000 इक्वल्स टू 410। तो इसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ पर यदि आपको डायरेक्टली दे दिया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कोई घबराने वाली बात नहीं है, से थैंक यू और कर देना, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स सिर्फ दिया हुआ है, ठीक है, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो इसको बिफोर टैक्स ले जाएंगे और बिफोर इंटरेस्ट ले जाएंगे। यदि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है, आफ्टर इंटरेस्ट दिया हुआ है तो उसको बिफोर इंटरेस्ट कर देंगे, सिर्फ एक बार बैक कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर आपने क्या किया, दो बार बैक कैलकुलेशन, दो बार रिवर्स करके अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहुँचे, ठीक है। तो ये पर ध्यान देने वाला चीज़ था। ज़्यादातर अपने को एस्टिमेट है कि एग्जाम में डायरेक्टली आपको क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे देना चाहिए, लेकिन आफ्टर भी दे दे तो अपने को घबराना नहीं है। अपने को क्या करना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को एक्स लेना है और जी ये जो प्रोसेस है उसी हिसाब से करते जाना है, ठीक है। लेस इंटरेस्ट, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स और लेस टैक्स करके, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब दूसरे फॉर्म, एक और फॉर्मूला है जिसमें भी काम आने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सो यही था अपना सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। यदि आपने शॉर्ट करे तो सॉल्वेंसी रेशियो में अपने डेप्ट इक्विटी रेशियो सीखे, जिसका आइडियल रेशियो था 2:1, फॉर्मूला था लॉन्ग टर्म डेट्स बाय शेयर होल्डर्स फंड। दूसरा चीज़ जो आपने सीखे वहाँ पर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, फॉर्मूला टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स, हायर इज द बेटर। तीसरा फॉर्मूला सीखे प्रोप्राइटरी रेशियो का, जिसका था शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, इसमें भी हायर इज द बेटर। और चौथा फॉर्मूला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, ठीक है। तो इसके ये चार फॉर्मूला सीखा है, ये भी जितना ज़्यादा होता है उतना बढ़िया। इसके ऊपर अपने 2-3 सम्स भी किए, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। यदि समझ में आया तो आप ज़रूर इस नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, बेल बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपकी तरफ से कुछ सुझाव है तो वो भी दीजिए, सो दैट कि हम अपने वीडियोस में इंकॉर्पोरेट कर पाएँ। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।